Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 11th Sociology. This chapter will be covered by us into two parts of the following chapter. So this is part 1, we will upload the part 2 of the following chapter. So let us start. According to sociologist Peter Berger, terminology is possibly very important for sociology. देखिए जनरली कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती ही हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती ही होती है. एवरी डिसिप्लिन हैज़ अ सर्टेन सेट ऑफ टर्म्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स दैट विल हेल्प इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन क्लियरली. और वो टर्मिनोलॉजी मदद करती है हमें उस सब्जेक्ट को आसानी से समझने में. ठीक है कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है. जैसे कि हम इसी चैप्टर की अगर बात करें, इसमें हम कास्ट सिस्टम, सोशल ग्रुप, स्लेवरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती थी. टर्म्स विल बी यूनिवर्सल इन नेचर एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद द ब्रांड ऑफ स्टडी. और देखिए टर्म्स क्या होते हैं, जो कुछ ना कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो परवेसिव है, जो हर एग्जिस्ट करते ही करते हैं. तो और जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे, उस डिसिप्लिन को पढ़ने जाएंगे, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी, वो यूनिवर्सल या वो परवेसिव चीज़ें समझनी होंगी. Sociology as a discipline is marked by different way of understanding sociology and abrupt social changes brought due to modernization. तो सोशियोलॉजी क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है जिसमें आप समाज के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं आधुनिकता की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से, या जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं उन सब की वजह से जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो हम किस सब्जेक्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, सोशियोलॉजी के. सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी. We need specific terms and concepts to understand our divergent views about why society exists. देखिए सोसाइटी के अंदर हर किसी के इंटरेस्ट या हर किसी के जो व्यूज़ हैं, सोचने की शक्ति है या चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो ऑब्जर्वेशनल पावर्स हैं, वो सबकी अलग हैं. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर कैसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं. The term and concepts reflect the concern of social thinkers to understand and map the social changes. और जब हम इन सब कंसेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं या इन टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम एफर्ट कर रहे होते हैं उन चीज़ों को जानने का जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो किस वजह से रहे हैं. It reflects the concern the sociologist had in understanding the structured inequalities between groups and societies. और जनरली हम सोशियोलॉजी के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से समाज के अंदर इनइक्वालिटीज़ है. चाहे वो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. तो चाहे वो सोशो हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, बिटवीन ग्रुप्स एंड सोसाइटी. इनइक्वालिटीज़ ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है और समाज के अंदर अलग अलग वर्ग या अलग अलग समुदाय के बीच में भी इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं. कई बार क्या होता है, एक समुदाय या एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर शो करती है दूसरे समुदाय से, या एक समुदाय दूसरे समुदाय को कॉपी करना चाहता है, संस्कृताइजेशन प्रोसेस. वो सब चीज़ें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. टर्म्स एंड कंसेप्ट्स एक्ट एज अ टूल ऑफ डिफरेंट वे टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. और ये जो टर्म्स और कंसेप्ट्स हैं ये हमारी मदद करते हैं समाज को अलग वे में समझने के संदर्भ में. सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन अलाउ को एग्जिस्टेंस ऑफ कंसेप्ट्स दैट लीड टू डाइवर्जेंस ऑफ व्यू. और सोशियोलॉजी की वजह से या सोशियोलॉजी के ज़रिए हम उन डाइवर्जेंट व्यू को, उन अलग अलग व्यूज़ को, चीज़ों को समझ पाते हैं कि कैसे चीज़ें सोसाइटी के अंदर हो रही हैं. तो अब सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है सोशल ग्रुप. सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड बाय ह्यूमन इंटरेक्शन. समाज कैसे बनता है, जब समाज के अंदर अलग अलग लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक समाज की फॉर्मेशन होती है, सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है. ह्यूमन इंटरेक्ट, हम लोग आपस में समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे आप अपने पड़ोसी से करते होंगे या समाज में और लोगों से. एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिवनेस, और हम एक दूसरे से रिश्ते या एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं. दीज कलेक्टिविटीज़
आर रेफर्ड टू एज सोशल ग्रुप एंड एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटीज। तो जब हमारी सेम आइडियोलॉजी वाले या सेम जो थिंकिंग हम रखते हैं वो कुछ लोग रखते हैं, तो जब हमारा और उनका एक सोशल ग्रुप बनेगा तो वो सोसाइटी मतलब एक फॉर्म हो जाएगी। और हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं। एक सोशल ग्रुप जनरली एक कम्युनिटी, एक समुदाय, एक रिलीजियन या एक तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। वी हैव समथिंग इन कॉमन, और जो भी जिस भी ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं उन लोगों में और हम लोगों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। विद अदर्स इन द सेम ग्रुप वी आइडेंटिफाई विद द ग्रुप, और हमारी जो पहचान होती है समाज में कि हमें लोग कैसे पहचानते हैं कि ये तो उस ग्रुप का हिस्सा है या उस समुदाय का हिस्सा है। एंड द ग्रुप कैन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर अस। और देखिए, जब आप अपने ग्रुप के लोगों के साथ यानी अपने समुदाय या अपने रिलीजियन या अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ, जो आप सेम भाषा बोलने वाले ग्रुप है या सेम प्रोफेशन वाले ग्रुप के साथ मिलते हैं, तो आपको अपनापन लगता है और आप सिक्योर फील करते हैं। तभी तो हर व्यक्ति अपने लोगों के बीच रहना चाहता है ताकि वो सोशल ग्रुप का पार्ट बना रहे। Thus, social group refer to a collection of continuously interacting पर्सन हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। तो हर एक सोशल ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, मैंने अभी बताया, उनके इंटरेस्ट या उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, सेम होगी, उनका कल्चर सेम होगा, उनके वैल्यूज नॉर्म्स सेम होंगे। ठीक है, जो एक सोशल ग्रुप से पर्टिकुलर लोग बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट, सोशल ग्रुप आर एग्रीगेट्स और कैटेगरीज ऑफ पीपल। देखो, सोशल ग्रुप अलग अलग बनते हैं समाज में, तो अलग अलग कैटेगरीज हो गई लोगों की, ऑफ पीपल हु हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप एंड ऑफ इंटरेक्शन। और हर व्यक्ति जो उस सोशल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरह से उस सोशल ग्रुप के बारे में जानता है और वो अपने मन से उसका हिस्सा बनता है। जैसे जनरली हम कहते हैं ना कि आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, तो इसका मतलब कि मैं उस कम्युनिटी से अपने आप को रिलेट करता हूं, उस कम्युनिटी को अपना मानता हूं। अ ग्रुप इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम अ कैटेगरी। इफ यू आर इन द सेम कैटेगरी एज अ पर्सन, यू मे शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, हाइट, और you both wear glasses but you may not interact or feel the sense of belonging। देखिए, मान लो एक ग्रुप है, मतलब एक सोशल ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि एज और हाइट सेम है। पर जब एक ग्रुप के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक एक्स ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप मान लेते हैं एक सोशल ग्रुप, और इसके अंदर ये 3 इंडिविजुअल है। अब ये व्यक्ति अलग अलग रिलीजन या अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। सोशल ग्रुप एक बना रखा है इन्होंने, पर इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है कि इनकी हाइट सेम हो सकती है, इनकी एज सेम हो सकती है, पर इनके वैल्यूज, नॉर्म्स या जो व्यूज है वो क्या होंगे, जनरली अलग होंगे। तो क्या इस व्यक्ति को इन दोनों के साथ बिलोंगिंगनेस फील होगी? जनरली नहीं, क्योंकि ये दोनों इसके समुदाय, इसकी कम्युनिटी के लोग नहीं है। बस सिमिलरिटी क्या है कि हाइट सेम है, एज सेम है। तो ये वो कहना चाह रहा है। Aggregate can thus be defined as simply collection of people who are in the same place at same time but share no definite connection with one another। और कई बार क्या होता है, मान लो जैसे अब एक ये कॉलोनी है, इसमें घर एक ये है, एक ये है, एक ये, अब ये लोग सब एक साथ रह रहे हैं, पर ये सब अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन कम्युनिटी के हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। यहां पे इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है, पर फिर भी ये सब किस में काउंट हो रहे हैं, एग्रीगेट्स में। ठीक है। पैसेंजर्स, जैसे रेलवे स्टेशन पे सारे पैसेंजर लाइन में खड़े या आप देखो प्लेटफॉर्म पे खड़े, के रिलीजन अलग है। जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं, भीड़ होती है ना बहुत ज्यादा, सब उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सबके रिलीजन अलग है, सबकी कम्युनिटी, सबके सोशल ग्रुप अलग है, पर वो सब किस एक पर्टिकुलर चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सबको जाना है। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट्स। उनका गोल एक है सबको कि ये ट्रेन है, हमें इसमें जाना है, ये ट्रेन है, पर
हर व्यक्ति अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ या अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन आप वहाँ एक दूसरे से कोई मतलब भी नहीं होता, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सब खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्या हम किसी को जानते हैं जो आसपास हमारे खड़े हैं इतने सारे लोग? नहीं, पर फिर भी हम सब एक ही ट्रेन में जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट। तो पैसेंजर वेटिंग एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टॉप और अ सिनेमा ऑडियंस। सिनेमा हॉल में देखिए सब बैठे हैं एक साथ, एक ही चीज को देख रहे हैं, मूवी को, पर सब आप बराबर वाली सीट पे कौन बैठा है या चौथी सीट पे कौन बैठा है जानते हैं? नहीं, वहां सब अलग अलग हैं पर देख रहे हैं एक ही चीज को। आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट्स, सच एग्रीगेट्स आर ऑफन टर्म्ड एज क्वासी ग्रुप। तो क्वासी ग्रुप मतलब आधा ग्रुप समझ लो, कि सब अलग अलग हैं, ना कोई एक दूसरे को जानता, पर सब एक ही चीज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बस है, ठीक है, 50 लोग खड़े हैं, कोई किसी को नहीं जानता, सब अलग अलग कम्युनिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशल स्टेटस सब अलग हो सकता है, पर इन सब का मेन मोटो क्या है? इस बस में जाना एक साथ। दिस इज कॉल्ड क्वासी ग्रुप, कि इन्होंने ग्रुप तो बनाया पर अधूरा, क्योंकि एक दूसरे को ये नहीं जानते। आइए क्वासी ग्रुप को और पढ़ते हैं। अ क्वासी ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ ये जितने भी लोग बस के अंदर चढ़े, इनके बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई एक दूसरे को जानता। हुज मेंबर मे बी अनअवेयर, क्या ये लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं? बस में जब हम बैठते हैं, आसपास की जो सीटों पे बैठते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो मे बी अनअवेयर और लेस अवेयर, या कोई एक आधे के बारे में जानते होंगे। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग, फॉर एग्जाम्पल सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप या एज ग्रुप, कि 100 लोग हैं सेम एज के, पर 100 के 100 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो ग्रुप बन गया कि सेम एज, पर अनअवेयर है एक दूसरे से, तो क्वासी ग्रुप हुआ वो। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस सच एग्रीगेट माइट टेक द फॉर्म ऑफ अ सोशल ग्रुप एज सोशियोलॉजी डिफाइंड। तो इसी को ही हम क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट माइट कम टुगेदर टू फॉर्म अ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। आप इसको समझ लीजिए, ये एक्स कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी, और बहुत सारे लोग हैं, कई हजार लोग। क्या ये लोग सब एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। कई लाख लोग हैं एक कम्युनिटी के, नहीं जानते, पर ये सब एक चीज पे एग्री कर रहे कि हमारी कम्युनिटी की एक पॉलिटिकल पार्टी हो। अब जब ये कैंडिडेट खड़ा होगा, ये सब एक दूसरे को नहीं जानते, पर जनरली ये वोट किसके लिए करके आएंगे? द पार्टी ऑफ द कम्युनिटी विच दे बिलोंग्स, जनरली। हालांकि राइट टू वोट है, आप अपनी मर्जी से जिसे मन आए दे सकते हैं, पर हम एक आम चीज को समझने के लिए कह रहे हैं कि इन लोगों ने सब अलग अलग हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब जनरली ये वोट किसको दे के आएंगे? अपनी पार्टी को, या जो इन्होंने फॉर्मेशन किया। तो कहने का मतलब है ग्रुप बना लिया, पर ग्रुप के अंदर ये अधूरे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेशन में या एक दूसरे को नहीं जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोशल ग्रुप एंड क्वासी ग्रुप। अब इन दोनों के बीच अंतर भी समझ लें। देयर इज अ थिन लाइन, बहुत बारीक सा अंतर है। डिफरेंस बिटवीन क्वासी ग्रुप और अ सोशल ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ क्वासी ग्रुप एट सम पॉइंट एंड एज अ सोशल ग्रुप इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जैसे समझिए, ये 3 लोग हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते, पर हैं एक ही समुदाय के। दिस इज सोशल ग्रुप, ठीक है। अब क्वासी कैसे है कि हैं तो एक ही उसके, सोशल ग्रुप हो गया उसी समय पे, पर एक दूसरे को जानते हैं नहीं, ना कोई मतलब एक दूसरे से। क्वासी ग्रुप, तो एक ग्रुप एक वक्त पे क्वासी भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, ठीक है। Now let us see characteristics of social group. A social group can be defined to have at least the following characteristics. तो जिस भी ग्रुप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी
उसे हम कंसिडर करेंगे कि वो एक सोशल ग्रुप है। जैसे परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी। तो एक सोशल ग्रुप में जनरली क्या होता है, जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं आमतौर पर, ठीक है, एक दूसरे से ये क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन होगा, वो बहुत ज़रूरी है एक सोशल ग्रुप कंसिडर करने के लिए। अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरएक्शंस, और जो इन तीनों के मतलब एक सोशल ग्रुप के लोगों के एक्शंस होंगे वो भी एक जैसे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एक सोशल ग्रुप की आइडियोलॉजी, नॉर्म्स, वैल्यूज आर सेम, तो इन तीनों के जो एक्शंस होंगे वो भी सेम होंगे। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विद अदर मेंबर्स, और ये जब एक ही सोशल ग्रुप के हैं तो एक दूसरे को अच्छे से पहचानते होंगे, एक दूसरे से हेल्प करेंगे या एक दूसरे के काम आएंगे। ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ एंड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, रिचुअल्स एंड सिंबल। तो हर मेंबर इस ग्रुप के नॉर्म्स, रिचुअल्स या जो इसकी वैल्यूज हैं इस सोशल ग्रुप की, उन सब के बारे में जानता है और उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बीइंग अ हिंदू, मैं एक हिंदू, तो जनरली आई फॉलोज ऑल द रिचुअल्स और सिंबल्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मेरे रिलीजन में उनको। क्यों? क्योंकि मैं उस सोशल ग्रुप का हिस्सा हूं। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप एक सोशल ग्रुप के हिस्सा होते हैं तो आपको उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और आप उसको फॉलो करते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट, आप सबके जिस भी सोशल ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं आप सबके इंटरेस्ट, हित क्या होंगे, सेम होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और जो भी इस ग्रुप की नॉर्म्स हैं या इस ग्रुप के रूल्स हैं वो हर मेंबर को मानने पड़ेंगे, कोई भी उसको नकार नहीं सकता। जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, किसी समुदाय का या किसी भी रिलीजन को फॉलो करने जा रहे हैं समाज में, तो हमें उस रिलीजन के सारे नियम कानूनों को मानना होता है, ठीक है। अ डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा हर सोशल ग्रुप का, ताकि उसके हर मेंबर को उससे जुड़ने में आसानी रहे और उससे कंटिन्यू करने में भी आसानी रहे। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप अलग अलग तरह के हो सकते हैं। लेट अस सी इन देयर क्लासिफिकेशन दे टेक डिफरेंट क्राइटेरिया इनटू अकाउंट। तो अलग अलग बेस पे सोशल ग्रुप बनते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो आइए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इट इज द मोस्ट वेल नोन क्लासिफिकेशन गिवन बाय कुले, ये एक सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप शेयर्ड अमॉन्ग इट्स मेंबर। तो इन्होंने किस बेस पे दी कि ग्रुप्स किस बेस पे बनते हैं, साइज पे। साइज मतलब मेंबर्स का साइज, बहुत बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं, 20-30 करोड़ मेंबर्स भी हो सकते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के, या छोटे ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप भी बीच में बहुत डाइवर्स भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है या होमोजीनियस भी हो सकती है। प्राइमरी ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स इज स्मॉल, इनमें मेंबर्स थोड़े होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स आर लार्ज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस एंड इमोशनल रिलेशनशिप। जनरली जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा ग्रुप है, इसके जो मेंबर हैं उनकी संख्या भी कम है और जनरली वो आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करते हैं और इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। अब जो सेकेंडरी ग्रुप है जो बहुत बड़े हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए, उसमें हर कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन तो कर नहीं सकता, तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है कि हाँ ठीक है भाई, तुम भी इस समुदाय के हो मेंबर, इस ग्रुप के, और हम भी हैं। पर डायरेक्ट फेस टू फेस इंटीमेशन या फेस टू फेस इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होगा, पर यह है कि हाँ तुम भी इससे बिलोंग करते हो, हम भी इससे बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एंड पीयर ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप में आ गया जैसे आपका परिवार, ये छोटा सा होता है जितने भी मेंबर आपके घर में हैं, और सेकेंडरी ग्रुप में किसी क्लब या कॉलोनी होगी या संस्था, एसोसिएशन होगी, उसका जब आप मेंबर बनते हैं, आप वहाँ किसी को नहीं जानते पर आप एग्री करते हैं कि हाँ मैं भी इसका मेंबर हूँ, आप भी इसके मेंबर हैं, किसी क्लब के, किसी रेजिडेंट्स एसोसिएशन के, या जो कॉलोनीज़ में होती हैं
फ्लैट्स व्लैट्स के में जो बनती नहीं क्या, मेंबरशिप लेते हैं फ्लैट्स के मेंबर, वो सब। तो ये नाउ वी विल रीड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Social stratification can thus be defined as the existence of structured inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic reward. Social stratification, अब कई बार क्या होता है, सोसाइटी भी बटी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल जनरली रिच आर टू बी कंसिडर एट, जैसे मैं अगर मैस्लो की थ्योरी करूँ जो उन्होंने दी है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप में कौन लोग आते हैं, रिच या जिनके पास एसेट हैं या कैपिटलिस्ट लोग। मिडिल में मिडिल क्लास जो कर रहे हैं और बस, और लोअर में जनरली पुअर। तो सिंबॉलिक रिवार्ड, जिसका सोसाइटी में जितना स्टेटस है उसका एग्जिस्टेंस या उसका मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कंट्रोल भी उतना ज़्यादा है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ defined social stratification as the process by which individuals and groups are ranked in more or less enduring hierarchy. तो this is a hierarchy. If मान लो X ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके मेंबर्स के पास, और ये ग्रुप बहुत संपन्न है और मेजॉरिटी भी है, तो ये ग्रुप कहाँ कंसिडर किया जाएगा, टॉप में। Y ग्रुप है, इसके लोग मतलब मीडियम लेवल के हैं, पैसा कमा भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं पर इतना नहीं, तो ये मीडियम में। और ये Z ग्रुप है, इसमें लोग जनरली पुअर हैं या लेस इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है सोसाइटी में, लोअर लेवल पे। तो यही इन्होंने कहा, स्टेटस के बेस पे आप अपने आसपास देखिए, जिस भी कॉलोनी में आप रहते हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, क्या हर किसी का स्टेटस सेम है, नहीं। जनरली स्टेटस किस पे डिफाइन होता है, द मटेरियलिस्टिक थिंग्स और द रिवार्ड्स विच वी अर्न बाय डूइंग द हार्ड वर्क. So these things justify that what will be our existence or status or the social stratification in which hierarchical model we will be counted. Society can be seen as consisting of strata in hierarchy with the more favored at the top. जिनके पास पैसा है और अमीर है वो टॉप पे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है या लेस प्रिविलेज्ड है वो बॉटम पे हैं। ये तो समाज में हर जगह है और लाइफ में भी हर जगह ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसके बच्चे के तो 100 मार्क्स आए, उसको इतनी सब शाबाशी दे रहे हैं, और अगर किसी के बच्चे के 85 आए या 80 आए उसको कम पूछ रहे हैं। तो ये तो हर जगह हो, ये तो कंपटीशन का ही नियम है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो टॉप पे, जो कम वो नीचे रहेगा। Stratification has a crucial place in the organization of society. Every aspect of the life of every individual household is affected by stratification. देखिए, अब हम मान लो इनमें से किसी एक लेवल पे हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं लोअर लेवल पे हूँ, तो मेरा पूरा जीवन प्रभावित होगा या मेरा मन क्या करेगा कि मैं मिडिल वालों में आ जाऊँ या मैं टॉप वालों में आ जाऊँ। हर इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये व्यक्ति है, इस पे बहुत पैसा है, तो ये पैसे वाला है, इसके हाथ में मान लो फॉर एग्जांपल ये है। अब एक ये व्यक्ति है जो इसको देख रहा है, तो इसका मन क्या करेगा, जनरली इसका मन करेगा ये लोअर लेवल में है, ये टॉप में है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रिसोर्सेज पे कंट्रोल की बात। तो इसका मन क्या करेगा हर वक्त कि यार उसके जैसा बन जाए। तो दिस जब भी ये होगा तो लाइफ इफेक्ट होगी। Opportunities for health, security, educational success, fulfillment in work and political influence all are unequally distributed. जैसे हेल्थ, कोई बहुत अच्छा है सेहत में और मतलब फिजिकली फिट है, और कोई व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है या दिव्यांग है। सिक्योरिटी, किसी के पास बढ़िया पैसा है, समाज में अच्छा स्टेटस है, सिक्योर है, और दूसरे रोड पे सो रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। एजुकेशनल सक्सेस देख लो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश तक चला जाता है, और दूसरा व्यक्ति किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या किसी मतलब कह सकते हैं आप लो लेवल के, हालांकि कोई भी स्कूल लो लेवल नहीं होता है देखिए, पर जनरली जो कंसिडर किया जाता है सोसाइटी के द्वारा उस बेस पे बोल रहे हैं। वर्क पे भी जज किया जाता है लोगों को, ये तो डीएम है, इस तरह बोला जाता है, ये तो आईएएस ऑफिसर है। और ये हालांकि आर्टिकल 16 वी ऑल आर इक्वल, आर्टिकल 15 भी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पर जनरली सोसाइटी में क्या होता है, कहते हैं ना कि यार ये तो सी ग्रेड का है एम्प्लॉई है, डी ग्रेड का, और वो ए ग्रेड का ऑफिसर,
इस पे भी लोगों को स्टेटस दिया जाता है समाज के अंदर। एवरी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिस व्यक्ति का राजनीति में जितना दबदबा है उसे लोग ऊपर रखते हैं, उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है, लोग उसे पूछते हैं। और जो व्यक्ति राजनीति से दूर रहता है, क्या उसके यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं? जनरली नहीं, वो तो अपना इलेक्शन में वोट डाल के आ जाता है बस। तो ये चीज़, तो सोसाइटी ऐसी है। आप अपने चारों तरफ चीज़ों को ऑब्जर्व करो, इवन अपनी क्लास में ही देख लेना। जो बच्चा, देखिए हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जनरली जो बच्चा टीचर के क्लोज होता है, टीचर उसको बार बार पूछता है, आगे बिठाता है, ये सब होता है ना क्लास में। और जो टीचर से मतलब दूर रहता है या थोड़ा पढ़ने में ध्यान नहीं लग पा रहा, और चीज़ों में उसका ध्यान है, उसको पीछे बिठा देते हैं। तो देखो क्लास में भी ये चीज़ है। तो ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी कहीं ना कहीं हायरार्किकल मॉडल में बटी हुई है, टॉप, मिडिल और लोअर, और यही है हर जगह। देखिए अगर क्लास में किसी के हाई परसेंटेज आएंगे उसको फर्स्ट पोजीशन, सबसे ऊपर, और किसी के सबसे कम मार्क्स आएंगे उसको सबसे लास्ट में। तो ये है, हर जगह है। अब हम पढ़ेंगे स्लेवरी के बारे में। स्लेवरी मीन्स, हालांकि आप इसको पहले समझने से पहले, स्लेवरी को समझने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को समझ लेना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है और ह्यूमन ऑर्गन्स की सेल परचेज भी बैन है, आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल 24 6 से 14 साल तक के बच्चों पे काम फैक्ट्रीज में या और कहीं पे वर्क प्लेस पे नहीं करवा सकते, 14 साल मिनिमम है। और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के पार्ट ए में 2009 में पास हुआ था, वो भी आप जानते ही हैं। तो स्लेवरी के बारे में पढ़ लें। स्लेवरी इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब कोई व्यक्ति है, जैसे समझते हैं इसको, ये व्यक्ति है बहुत गरीब, समझ लेते हैं, और बस क्या ही कहें इसके बारे में, बहुत बुरे हालात। इसको क्या करता है ये व्यक्ति, जिसका सोसाइटी में पूरा दबदबा है, उसकी मर्जी के बिना या मजबूरन या इस पे कर्जे हैं, इस व्यक्ति को सोल्ड कर देता है, बेच देता है। किसको? इस तीसरे व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति इसके साथ इसका हो गया क्योंकि इसने खरीद लिया इसको। अब सारी उम्र ये ना चाहता हुआ भी इसकी सेवा करेगा क्योंकि इसने इसको खरीदा है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 23 याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बैन, पर पहले की बात कर रहे हैं। या वो आपने 10th क्लास में देखा होगा बाल्कन रीजन, ठीक है ना, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये पेजेंट या क्लर्जी, ये सब जो है क्लर्जी वाले लोग करते थे, या नोबेलिटी करती थी एक्सप्लॉयटेशन। अब वो तो चला गया अपना पैसे लेके, ये सारी उम्र को क्या हुआ इसके साथ बंद किया। जैसे साउथ अफ्रीका में स्लेवरी जनरली कंसिडर की जाती थी, होती थी उस टाइम। तो ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे। अब क्या ये व्यक्ति चाहता है सारी उम्र इसके साथ रहना या इसका एक्सप्लॉयटेशन सहना? ना, और जबकि इसकी मर्जी भी नहीं है, दूसरे ने इसको बेच दिया। तो ये चीज़, स्लेवरी इज द एक्सट्रीम फॉर्म, जिसमें एक व्यक्ति अभी इसको बेचा जा रहा है और इससे पूछा भी नहीं जा रहा है। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, भेदभाव की, इन विच सम इंडिविजुअल आर लिटरली ऑनर्ड बाय अदर। तो अब इसका मालिक कौन है? जनरली ये है। द ग्रीक रोमन स्लेव्स को बेचते थे, दास लोगों को किस रूप में यूज करते थे? स्लेव्स को सोल्जर्स के रूप में, सर्वेंट बनाते थे मजदूर के रूप में, या सिविल सर्वेंट्स, घरों में जो यूज किए जाते हैं काम, घर के काम के लिए। हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट जनरली IAS या ए ग्रेड गजेटेड ऑफिसर्स को बोला जाता है। एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्लेवरी हैज़ इट्स प्रेजेंट बीन इरेडिक्टेड। और आज तो आप जानते हो फॉर्मली हमारे यहाँ ये, अभी मैंने आर्टिकल 23 आपको बताया ही है, हमारे यहाँ ये विड्रॉ कर ली गई है देश से। हाउएवर देयर आर स्टिल इंस्टेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस फाउंड इन न्यूमरस फॉर्म। पर आज भी बहुत जगह आप देखिए कहीं ना कहीं स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक शॉप है, ठीक है, इस पे ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये मालिक है। अब आप कहेंगे ओनर है, ठीक है, उसकी बात उसको माननी है, पर जनरली एक बात बताओ, अगर वो ज़रा सा लेट हो गया या उसने बीमार होने की वजह से छुट्टी कर लिया, कुछ भी, ओनर की बात उसको सुननी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्लेवरी डायरेक्टली नहीं एग्जिस्ट कर रही, इनडायरेक्टली कर रही है, पर एग्जिस्ट करती ही करती है।
ठीक है ये चीज़। हालांकि फॉर्मल सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ें नहीं है, वहाँ तो सब कुछ फिक्स है, आपने पढ़ा ही है 10th क्लास में। पर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में कहीं ना कहीं स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। और देखिए बहुत बुरी स्थिति होती है स्लेवरी, जहाँ पे एक व्यक्ति खुद को चाह कर भी आज़ाद नहीं कर सकता। उसको उस फाउंडेशंस, उस रिस्ट्रिक्शंस के बीच बंधे रहना है और दूसरों के हुक्म मानने हैं सारी उम्र। तो सोचिए कैसा लगता होगा उस व्यक्ति को। नाउ वी विल सी कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ स्टार्टिफिकेशन। कास्ट में भी स्टार्टिफिकेशन होता है, समझ लीजिए। ये 4 व्यक्ति बना रहा हूं मैं। ये व्यक्ति पैसे वाला है, बढ़िया दबदबा। ये कास्ट हायरार्की में इसको टॉप पे रखा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 व्यक्ति हैं, तो फोर्थ वाला कहाँ गया? टॉप पे। ये व्यक्ति गरीब है, इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, सब इसको लाचार समझते हैं और इसका शुरू से ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये आएगा हायरार्की में सबसे नीचे। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ था पहले इंडिया के अंदर, मनुस्मृति में भी आप जानते हैं सोशल ऑर्डर के बारे में बात की गई थी, जिसमें सोसाइटी को 4 हिस्से में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि आर्टिकल अगर 14 की बात करें, वी ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। या आर्टिकल 19 6 आज़ादी सबको है। या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आज की हम संदर्भ में नहीं चीज़ को समझ रहे हैं, पहले के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसके पास पैसे हैं, ये टॉप पे, ये गरीब था, वो नीचे आ गया। ये लड़ने में बहुत तेज था और मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग था सब कुछ, इसको रख दिया यहाँ प्रोटेक्टर के रूप में। ये बिजनेसमैन बढ़िया है, इसको रख दिया तीसरे पे। तो अब एक बात बताओ, ये जो चौथे पे जिसको रखा गया है, इसकी क्या गलती है? अगर ये गरीब है पर उसको मजबूरन उस डिस्क्रिमिनेशन, उस ऑपरेशन को फेस करना पड़ता है। ये चीजें आप क्लास 12th की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अब इसीलिए तो हमारे यहाँ आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, ताकि समाज का जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है वो भी आके बढ़ सके, और ये एक अच्छी बात है। तो देखिए, तो अब बताओ इसको, ये जो पहले नंबर पे सबसे नीचे है सोशल ऑर्डर में, इसको इन तीनों के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये है स्टार्टिफिकेशन, कास्ट के बेस पे स्टार्टिफिकेशन सोसाइटी का। लेट अस सी योर सोशल पोजीशन, समाज में हमारा अस्तित्व क्या है, ये किस चीज़ पे डिटरमाइन होगा कि हम किस कास्ट के अंदर बोर्न हुए। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सब इक्वल है, पर जनरली सोसाइटी क्या ट्रीट करती है हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज में जिस भी कास्ट में हम बिलोंग हुए, हमारा स्टेटस वैसा होगा। कास्ट डिक्टेट्स द टाइप ऑफ वर्क, और अगर मैं इस कास्ट में हुआ तो मतलब मेरा काम तो पैसे कमाना है, इसमें हुआ तो मेरा काम तो बिजनेस करना, इसमें हुआ तो आई विल बी अ वॉरियर और अ प्रोटेक्टर, और इसमें हुआ तो आई विल सर्व टू दीज 3। जनरली कास्ट से भी डिटरमाइन किया जाता है व्यक्ति का वर्क, कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा। हालांकि अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, आर्टिकल 19 के अंदर 6 आज़ादी है, उनमें से एक आज़ादी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी मर्जी से प्रोफेशन चुनने के लिए। और आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम पहले के संदर्भ में समझ रहे हैं, आज तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी मर्जी से जो भी वो कार्य चुनना चाहता है, प्रोफेशन। या आर्टिकल 19 में एक आज़ादी है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ें। कास्ट एंडोगैमी इज प्रैक्टिसेड विद रिगार्ड टू मैरिज। जनरली देखिए आप, मैरिज को हर व्यक्ति अपने ही का, हालांकि फिर आर्टिकल्स भी याद आते रहते हैं बीच बीच में। आर्टिकल 21 के अंदर 34 आज़ादी में से एक आज़ादी फ्रीडम ऑफ मैरिज भी है। ठीक है, इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, बस लीगल एज पूरी हो और आप जिससे भी करना चाहते हैं शादी उसके लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर।
पर जनरली समाज में आपने अपने आसपास भी देखा होगा, व्यक्ति क्या करता है, शादी को, जिसकी भी शादी हो रही है वो जनरली अपने कास्ट के अंदर ही करना चाहता है, अपने कास्ट के मेंबर से ही। इंटरकास्ट मैरिज जनरली सोसाइटी अलाउ नहीं करती, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मैरिज आर्टिकल 21, यूपीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल कैन मैरी ओनली विद इन हिज हर ओन कास्ट। सोसाइटी के टर्म संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में फ्री है इंडिविजुअल, पर आपने देखा होगा इंटरकास्ट मैरिजेज की वजह से बहुत सारी ऑनर किलिंग हो जाती है या वो और सब प्रॉब्लम्स हैं। कास्ट डिटरमाइंस वंस सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। जनरली जो लोग जिस कास्ट में बोर्न हुए हैं वो उसी कास्ट के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल है, इक्वल ट्रीट कर रहा है हम सबको, पर जनरली सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट करती है, सेम मेंबर्स से। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन टर्म ऑफ फूड एंड फूड शेयरिंग, और जनरली फूड भी बटा हुआ है कि इस कास्ट के लोग ये फूड खाते हैं, जनरली उस कास्ट के लोग वो फूड खाते हैं, और देखा भी होगा आपने अपने आसपास। तो ये चीज़, हालांकि आर्टिकल 21 में फूड की भी आज़ादी है, और पर हर आर्टिकल के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द है, ये याद रखिएगा। मीन टू से कि वी कैन एंजॉय आवर फंडामेंटल राइट अप टू दैट लिमिट, कि किसी और के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट ना हो, और फंडामेंटल राइट अगर एक्सप्लॉइट होते हैं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान का दिल और आत्मा कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 5 रिट्स हैं, मैंडेमस, हैबिस कॉर्पस, सिट्रोरी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के संदर्भ में समझेंगे अब हम कास्ट को। क्लास सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन 4 मेन एस्पेक्ट। क्लास सिस्टम है, अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह ट्रीट किया जाता है ना सोसाइटी में। जैसे ट्रेन में देखा होगा, अपर क्लास का मतलब एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड, थर्ड। स्लीपर आ जाती है क्लास, फिर उसमें आपने देखा होगा स्लीपर वाली सीट्स, और फिर जनरल। तो इस तरह द बाउंड्रीज बिटवीन क्लास ग्रुप इज नॉट एज क्लियर कट एज इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में तो लोग क्लियर कट बटे हुए हैं, पर क्लास में कोई क्लियर कट नहीं बटा हुआ। क्लास कैसे, जैसे मान लो अमीर व्यक्ति है, रिच, अब रिच कोई भी हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजन का, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको बोलते हैं क्लास। और कास्ट में क्लियरली पता है कि इस कास्ट का है या इसका है या इसका है, पर क्लास में रिच, अब रिच है तो किसी भी कास्ट का हो, क्या फर्क पड़ता है, पुअर किसी भी कास्ट का हो, क्या फर्क पड़ता है। क्लास स्टेटस कैन बी अचीव्ड एंड इज नॉट एस्क्राइब्ड। अब ये जो अमीर बनना है, अमीर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स व्यक्ति है, ये कास्ट में पैदा हो गई, ये इसको जन्म से मिला, एस्क्राइब्ड स्टेटस है कि ये उस कास्ट का है। ठीक है, मैं आपको दूसरे पेज पर बताता हूँ। जैसे ये एक व्यक्ति है, ये बोर्न हुआ तो जन्म से ही मिल गया ना कि इस कास्ट का है, तो कास्ट इज एस्क्राइब, पर ये मेहनत करता है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, तो वो स्टेटस इसने कमाया, तो क्लास इज नॉट एस्क्राइब, वो मेहनत से मिलता है। ठीक है, समाज में एक व्यक्ति मान लो बहुत मेहनत करता है, सिविल सर्विसेज का पेपर निकालता है और फॉर एग्जांपल उसको आईएएस का पोस्ट मिलता है, तो वो चीज़ उसने कमाई है, जन्म से नहीं मिली उसको, तो क्लास इज नॉट एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब जो जन्म से ही मिले, बट कास्ट इज एस्क्राइब, जन्म से ही मिलती है। द क्लास स्ट्रैटिफिकेशन इज मेनली बेस्ड इन ऑन इनइक्वालिटीज। अब क्लास स्ट्रैटिफिकेशन है तो इनइक्वालिटीज तो होंगी। रिच, रिच मतलब, अब रिच तो पैसे से भी रिच है, पॉलिटिकली भी रिच है, सोशली भी रिच है, और पुअर वो पॉलिटिकली भी पुअर है, मतलब वीक है, या इकोनॉमिकली भी वीक है, या सोशली भी वीक है। तो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन इज मेन इनइक्वालिटीज आ गई ना। हालांकि ये मेहनत के ऊपर है, पर इनइक्वालिटीज तो हैं। विद रिगार्ड टू पोजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, अब ये भी एक बात है, रिच के पास इकोनॉमिक रिसोर्स ज़्यादा है और पुअर के पास इकोनॉमिक रिसोर्स कम है। इसीलिए एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में, पॉलिटिकल साइंस में, रॉल्स थ्योरी।
ऑफ लिबरलाइजेशन। उसमें रोज क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को, मान लो फॉर एग्जांपल इस चाइल्ड ने जन्म एक अमीर के यहाँ लिया, तो रोज कहते हैं कि इसको जन्म से ही सारे संसाधन ना पकड़ा दो, इसको भी वैल्यू समझाओ, ये भी मेहनत करे तब इसको संसाधन दो, अगर ये अच्छा है तो इसको संसाधन दे दिए जाए मेहनती, या नहीं तो इसको ना दिए जाए। तो पर यहाँ पे क्या होता है क्लास के कंसेप्ट में, रिच के पास ज़्यादा संसाधन, पुअर के पास, पुअर मेहनती है बहुत ज़्यादा, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है पर उसको संसाधन ही नहीं मिल रहे, वो बढ़ ही नहीं पा रहा। बहुत सारे चाइल्ड ऐसे होते हैं जो संसाधन ना मिलने की वजह से लाइफ में एजुकेशन नहीं गेन कर पाते। द प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटीज ऑपरेट्स थ्रू लार्ज स्केल इम्पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द मेंबर्स। और इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि इसको रिच को इस पुअर से कोई मतलब नहीं है, इस पुअर को इस रिच से कोई मतलब नहीं, ना उसके पास इसके लिए टाइम है ना इसके पास उसके लिए टाइम है। ये जो स्टेटस एंड रोल की है कि समाज में अलग अलग स्टेटस लोगों के या रोल क्या क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, एक बात मैं क्लियर करूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भी भावना को पर्सनली हर्ट करने का, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपकी किसी भावना को हर्ट करता है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ बहुत दिल से। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भावना को हर्ट करने का। चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं एनसीईआरटी की, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और फिर भी अगर कोई आपकी भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ। बाकी ये मेरी मनोकामना है कि आप खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब नाम कमाइए और इस देश के लिए अच्छा कीजिए, सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।